अब देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी जो है, आप जैसे एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड इधर उधर आपको मिलेगा, है ना। तो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, और इसका पर्पस क्या है हमारी डेली लाइफ में, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी जो रहता है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल जो भी चीजें हैं उसको टेक्नोलॉजी से हम जोड़ के क्या कर रहे हैं, हम अपने फायदे की चीजें बना रहे हैं, है ना। तो हम अपने फायदे की चीजें का मतलब है कि हमारे लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए जो भी काम की चीजें हैं, हमारे नीड की चीजें हैं, डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मशीनें नहीं होंगी, उसमें हम बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी यूज करेंगे। तो वो मे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल हो सकता है, मे भी कोई बायोलॉजिकल थिंग्स दैट इज एंजाइम हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोटीन्स हो सकता है। तो प्रोटीन, एंजाइम, या कोई सेल, या सेल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, सेल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट। लेकिन ये सारी चीजों को बनाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में दो टॉपिक हम पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? एक हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में क्या आता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका इमर्ज मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ, इससे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, मतलब इसको करते कैसे हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। फिर दूसरा जो इसमें आता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये नाम से समझ आ रहा होगा कि भाई जो भी हम, अब इसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देख लिया, मतलब वो सारे टेक्निक्स जिससे हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं। फिर क्यों कर रहे हैं? कोई भी चीज वैसे ही नहीं करते, इंसान हर चीज में फायदा देखता है, एकदम रियल ट्रूथ है ये, है ना। तो अगर कोई चीज हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो हमको उसमें अपना फायदा देखना है। भाई फायदा मतलब हम ये चीज कर रहे हैं, जो भी लेबोरेटरी वर्क कर रहे हैं, या फिर जो भी माइक्रोब्स का मशीनों के द्वारा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी हम नया बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्यों बना रहे हैं, इससे हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कौन कौन से फील्ड में कर सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम क्या क्या फायदेमंद चीजों में कर सकते हैं, मतलब हम अपने फायदे के लिए क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। चलो, तो अभी हम जो देखेंगे, पहला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो बेटा, इसमें दो तीन चीजें हैं, आप लोगों को मैं नोट्स दूंगा, है ना। डेफिनेशन में आप लोगों को ये सारी चीजें नोट्स के थ्रू दे दूंगा, ठीक है। नोट्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ सुन लो। चलो, अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, इसमें दो चीजें आती हैं। तो प्रिंसिपल है इसका, पहला कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो होगा ये कि हम चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाए, है ना। तो हमको अगर चीजों को अच्छे से समझना है, तो एकदम सिंपल तरीके से पहले इसको समझना है। पूरा बायोटेक्नोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझाऊंगा। क्या बोला मैंने? पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो है एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझाऊंगा, मतलब दोनों चैप्टर उसे समझ आ जाएगा। और इस चैप्टर में जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, मतलब समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगा, वो एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, उससे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, है ना। तो उसको हमको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट क्लास जो रहता है, आज की क्लास एकदम बेसिकली आपको बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है ये आपको समझाएगा, ठीक। बाकी जो भी बुक्स में लिखे हैं, एनसीईआरटी में है, वो रीडिंग करने के लिए है, आप रीड करोगे समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है और न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको पहले आप समझ लेते हैं। ये दो प्रिंसिपल है, उस सबको मैं आगे बताता हूँ। तो जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है और एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी
क्या बोलता है कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, हमको उससे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, हम उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड समझते हो, है ना, जो बहुत सारे जो फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज होता है ना, खट्टापन रहता है। पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक, मालूम है आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पर सिट्रिक एसिड, है ना, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ये मालूम है आप लोगों को एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में? बोलो, यस सर। कि नहीं मालूम है? यस सर। चलो, तो सिट्रिक एसिड जो रहता है वो कई बार हमारे बहुत सारे खाने पीने की चीजों में यूज होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो रहता है वो बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली हमको मिलता है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड विनेगर जानते हो आप लोग? एसिटिक एसिड या विनेगर बेटा, यस सर। अरे चाउमीन में खाते हो जी, चाउमीन में खाते हैं ना, चाउमीन में डालते हैं ना थोड़ा यस सा सर। खट्टापन के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये माइक्रोब्स के द्वारा बना हुआ है, माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, तो जो भी माइक्रोब्स होता है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। वो अपने मतलब वो हमारे लिए नहीं बनाता है, वो उसका एक मैकेनिज्म होता है कि भैया अगर वो कोई एक कल्चर मीडियम में है, कोई भी एक मीडियम में है, तो वो वहां पर रह के क्या करता है, वो उस मीडियम में सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल, मालूम है आपको? अल्कोहल अगर बन रहा है तो वो फर्मेंटेशन के द्वारा बना है। तो बैक्टीरिया एक कल्चर मीडियम में डालते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं बेटा, मालूम है आपको? ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसमें अलग अलग बैक्टीरिया डाल के वाइन, बियर, एसिटिक एसिड, ये सब अल्कोहल, ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनते हैं, बैक्टीरिया के माइक्रोब के थ्रू बनते हैं। तो ये सब क्या है, ये सालों से बनता आ रहा है। अच्छा, शराब जो है आपको मालूम है ये कितने साल से बन रहा है? मतलब शराब बनाने का जो प्रोसेस है वो कितने सालों पहले से डेवलप हो चुका है ह्यूमंस में, मालूम है आप लोगों को? हाँ सर। 4 से 5 हजार साल पहले, जब इजिप्ट था, उस समय से शराब बनता आ रहा है। मतलब लोगों को मालूम था कि भैया कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि क्या बनता है, शराब बनता है। तो वो भी क्या है बेटा, एक प्रोडक्ट है जो ह्यूमन कंज्यूम करता है। दही आप लोग खाते हो, वो भी क्या है, माइक्रोब के द्वारा बनता है, वो भी ह्यूमन कंज्यूम करता है। तो ये क्या है, पुराना तरीका है जिससे कि भाई कोई माइक्रोब लिए या पुराना एक छोटा सा बोलते हैं ना कि वो एक कल्चर मीडियम लेकर के उसमें माइक्रोब को डाल दिए, उनको नहीं मालूम है कि वो क्यों हो रहा है ऐसा। बट ऐसा करने से, जैसे दही को दूध में डालोगे, दही को एक चम्मच को खमीर के रूप में, है ना, स्टार्टर के रूप में उसको दूध में डालोगे, घोलोगे, तो वो दही जम जाएगा। तो इतना बेसिक नॉलेज जो रहता है हजारों साल से है लोगों को, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि आप जैसा चाहोगे वैसा प्रोडक्ट आप नहीं बना पाओगे। मे बी उसमें कोई इम्प्योरिटीज हो सकती है, मे बी उसमें कुछ, देखो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखने वाली होती हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा लिखवाऊंगा तो, है ना। तो इसमें जनरली मैं लिखवाता नहीं हूँ, मैं सिलेबस मैं दे देता हूँ, आप लोगों को रीड करना है, ठीक। तो जो भी हम चाहते हैं मे भी वैसा हमको प्योर प्रोडक्ट ना मिले, कुछ इम्प्योरिटीज हो। तो उस इम्प्योरिटीज को हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि नेचुरली मे भी कहीं से और से कुछ दूसरे तरीके से इम्प्योरिटीज आ गए। जैसे आप लोग दही खाते हो, तो दही खाते हो तो आप लोग जब फ्रेश दही लेते हो, तो उस जैसे मीठा दही, तो उसका स्वाद थोड़ा मीठा और थोड़ा सा खट्टापन रहता है। अगर आप उसको बाहर रख दोगे तो 2-3 दिन में उसका टेस्ट कैसे हो जाता है, बताओ कैसे हो जाता है? अरे और भाई, और खाया खट्टा जाता हो है। जाता है और थोड़ा थोड़ा कड़वा होने खट्टापन आ जाता है। तो ये खट्टापन क्यों आ रहा है? मे बी कोई दूसरे बैक्टीरिया जो रहते हैं उसमें और कल्चर कर रहे हैं और उस दही को खट्टा कर रहे हैं। तो खट्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें कुछ दूसरे माइक्रोब्स आ गए हैं उस दही में। दूसरे माइक्रोब जो रहता है अलग तरीके से फर्मेंटेशन करेंगे, और जो भी बैक्टीरिया होता है वो फर्मेंटेशन जब करते हैं, फर्मेंटेशन आपको मालूम है क्या है, एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड है। तो फूड को एनारोबिकली ब्रेक करने के बाद हर एक माइक्रोब अलग अलग बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। तो जैसा बाई प्रोडक्ट होगा वैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं दही में आके कुछ खट्टा बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि ज्यादा ही खट्टा हो जाता है। समझ आ रहा बात? तो ये कंटेमिनेशन हो रहा है,
मतलब जो नॉर्मल जो दही है उसमें कंटेमिनेशन, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, समझ लो कंटेमिनेट हो रहा है, वो उसमें दूसरा माइक्रोब आ रहा है जो अनडिजायरेबल है, डिजायरेबल वाला नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, पहला कि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ही बनाएं, वो भी कंटेमिनेशन फ्री, है ना। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस है, इसमें दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है जो हम चाहते हैं सिर्फ वही, ठीक है। दूसरा उसको कंटेमिनेटेड या कंटेमिनेशन फ्री रखा जाता है, कंटेमिनेशन फ्री रखा जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम कोई भी डिजायर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, है ना, और उसके पीछे का साइंस क्या है। और जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है उसको मेनली हम बोलते हैं बेटा, इसको मेनली हम डिनोट करते हैं या कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो होता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो है, मैंने जैसे बताया कि हाँ, हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी से जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अभी आप लोग सिर्फ यही चीज सुन रहे हो मेरे से बार बार कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होगा, कंटेमिनेशन फ्री होगा, और जो चाहते हैं वही बनेगा। तो बात यह है कि हम किसी माइक्रोब से हमारे मन मुताबिक, हमारे मर्जी का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, समझ आ रहा है बात। हम अपने मर्जी का प्रोडक्ट कैसे बनवा रहे हैं किसी भी माइक्रोब से, और वो हो कैसे रहा है, हमारे बोलने से तो नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमारा मन मुताबिक प्रोडक्ट हम बना सकें, और हम अपने लाइफ में, मतलब हमारा जो रूटीन लाइफ है उसमें हम उसको कंज्यूम कर सकें। तो कंज्यूम कर सकें क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ढेर सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी जितनी मेडिसिन खाते हो बेटा, आप लोग जितने मेडिसिन खाते हो, मैक्सिमम मेडिसिन जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनता है। आपको बता दूं, जितने मेडिसिन खाते हो ना आप लोग, जितने महंगे महंगे या फिर जो एडवांस मेडिसिन होते हैं, है ना, हमारे डेली लाइफ में, वो मैक्सिमम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं। वैक्सीन जो आजकल बनाया जा रहा है, जो वैक्सीन बनाया जाता है लाइक हेपेटाइटिस वगैरह, बहुत सारे वैक्सीन जो होते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब बात ये आती है दिमाग में कि सर, ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे किया जाता है, और ये कैसे इमर्ज हुआ, मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज से, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हुआ दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज से, फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ठीक है। क्या क्या, पहला है प्लाज्मिड, आप लोगों को मालूम है प्लाज्मिड की नहीं। दूसरा है मॉलिक्यूलर सीजर, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या क्या बोला मैंने, पहला है प्लाज्मिड, दूसरा है मॉलिक्यूलर सीजर, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से ढूंढा है, प्लाज्मिड को किसी और ने, तो रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस को किसी और ने, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एवोल्यूशन हुआ, शुरुआत हुई, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ प्लाज्मिड क्या होता है। सर सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। हाँ बेटा, सर डीएनए में बैक्टीरिया में जो सर्कुलर डीएनए होता है। हाँ ठीक है, बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है ये क्या होता है बेटा, सर्कुलर डीएनए। इसमें एक वर्ड हमेशा याद रखेंगे,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, cDNA मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है? जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में एक नॉर्मल डीएनए होगा, है ना, एक नॉर्मल डीएनए होगा, साथ में एक सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया, वो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है कि ये जो एक नॉर्मल, उसमें आप 11th में पढ़े होंगे, एक नॉर्मल जो डीएनए है बैक्टीरिया में, ये इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब इसको जीने खाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बेटा हर एक सेल जो रहता है वो जिंदा रहता है अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू, खाता पीता है, रिप्रोड्यूस करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो इसको जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहता है वो इससे पूरा हो जाता है। ये जो प्लाज्मिड है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो होता है, इससे अलग होता है, ठीक है। और ये ध्यान देना, 2 पॉइंट है, ये इसके साथ भी डिवाइड हो सकता है और इसके बिना भी डिवाइड हो सकता है। क्या बोला मैंने? ये इसके साथ भी, जब सेल डिवाइड होगा तो इसके साथ भी डिवाइड हो सकता है, और ये अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब देखो बेटा, हर एक सेल जब डिवाइड होता है तो जेनेटिक मटेरियल पहले डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में आप लोग पढ़े होंगे, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का डिवीजन पहले होगा, देन उसके बाद सेल का डिवीजन होगा। तो ये डीएनए डिवाइड होगा, उसके साथ ये भी डिवाइड हो सकता है, और दूसरा अगर ये डीएनए डिवाइड नहीं है तो इसके डिवीजन के बिना भी ये रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब ये 1 से 2 बन सकता है, डिवाइड होकर के रेप्लिकेट कर सकता है। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो प्लाज्मिड मैंने बता दिया कि भैया ये इसमें पाया जाता है। अब ये मॉलिक्यूलर सीजर जो है रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस, इसकी कहानी समझ लो कि होता क्या था कि इस दुनिया में सबसे रेजिस्टेंट और सबसे फास्ट चेंजिंग जो रहता है वायरस एंड बैक्टीरिया है, लेकिन हर एक कंडीशन में अपने आप को जिंदा रख पाता है बैक्टीरिया। हर एक क्रिटिकल कंडीशन में जिंदा रख पाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ठंड इलाके में भी रह सकता है और बहुत ज्यादा गर्मी में भी रह सकता है। आप लोगों ने जब मोनेरा पढ़ा होगा, मैंने पिछले साल पढ़ाया था मोनेरा में, कि भैया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जब दुनिया में कोई नहीं था, मतलब इस पृथ्वी पर जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, तब बैक्टीरिया था। और एक ऐसा समय आएगा कि जब इस दुनिया में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, मतलब मे भी सब खत्म हो गए, तो भी चांसेस है कि बैक्टीरिया जिंदा रहे, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर एक फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस के थ्रू। तो होता ये था कि एक बैक्टीरिया को क्या हुआ बेटा, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं जो कहानी बता रहा हूँ ये आपको शुरू शुरू के एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज समझ गया तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये मान के चलो, ये एक बैक्टीरिया है, ये नॉर्मल उसका डीएनए है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। तो होता ये था कि वायरस का इवोल्यूशन हुआ। वायरस जो रहता है, कई ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इस टाइप के वायरस को? बैक्टीरियोफेज, पढ़े हो कभी? यस सर। यस सर। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनको मार के खा जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पूरा नहीं खाते हैं, क्योंकि वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, ये वायरस क्या करता है, वायरस जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, और मेनली इसका जेनेटिक मटेरियल ही यहाँ आएगा, मेनली इसका जेनेटिक मटेरियल ही यहाँ पर आएगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो इस तो वायरस कैसे किसी लिविंग सेल को अफेक्ट करता है, कोई बता सकता है? बताओ भाई, खुशी, वायरस किसी लिविंग सेल को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे ग्रो करेगा, उनमें कैसे जिएगा? सर उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाके। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो बेटा कि आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी है, मोपेड है ना, उसकी चाबी आपके पास है।
तो मेनली जो भी मोपेड है वो चलेगा कैसे, चाबी लगाओगे, उससे लॉक खोलोगे, देन फिर इग्निशन ऑन करोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, अब गाड़ी आप चला सकते हो। समझ आ रहा बात, है ना। लेकिन अगर चाबी जो है किसी दूसरे के हाथ लग गई तो क्या उस गाड़ी को कोई सेकंड पर्सन चला सकता है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। आराम से चला सकता है, चाबी उसके हाथ में है, वो लॉक खोल के गाड़ी चालू करेगा और निकल जाएगा, है ना। तो वायरस जो रहता है वो कुछ इसी तरीके से रहता है ना। वो क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक सेल के अंदर डालता है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया ना यार उस समय, एड्स जब बताया, HIV वायरस बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? अरे यार, यस सर। अच्छा आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ डिजीज कंप्लीट पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो, कि कुछ छूटा है? हो गया था सर, शायद हो गया था पूरा। तो हाँ, तो मैं HIV के समय बताया था ना कि वायरस कैसे हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, बताया था ना ये तो आपको तो मालूम है कि वायरस जो रहता है जेनेटिक मटेरियल को किसी सेल के अंदर डालेगा, और वो जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर के जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या हो जाएगा बेटा, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। देखो ब्लू कलर वाला बीच में आ गया। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे एक गाड़ी की चाबी दूसरे के हाथ लग गई। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होस्ट सेल, ये जो होस्ट सेल है, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में जुड़ जाता है और इसके जेनेटिक मटेरियल को अब रेगुलेट करना चालू कर देता है, उसको चलाना चालू कर देता है। तो जब ये चलाना चालू करता है तो क्या होगा, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने जैसे बहुत सारी कॉपी बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसके सेल के मैकेनिज्म का यूज कर। जो भी सेल है, ये बैक्टीरिया हो चाहे हमारा ही सेल क्यों ना हो, ये इस सेल के सेलुलर मैकेनिज्म का, एंजाइम का, DNA का, RNA का इस्तेमाल करेगा और अपने जैसा जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा और अपने जैसा प्रोटीन को, मतलब अपनी बॉडी भी बनाएगा। मतलब वो अपना DNA या RNA भी बनाएगा और अपना बॉडी का प्रोटीन कोड भी बनाएगा। ये हम डिसीज के समय डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा जब ये करता है तो क्या होगा इस बैक्टीरिया का, बोलो क्या होगा इस बैक्टीरिया का, जब बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे, ऐसा बहुत सारे वायरसेस सब अंदर बन गए, बहुत सारे वायरसेस सब अंदर बन गए, अब क्या होगा बेटा इस सेल का, बोलो अब क्या होगा बेटा? अरे भाई, क्या होगा इसके बाद, क्यों अदिति, क्या होगा इस सेल का? अरे भाई, किसी एक सर सेल के रप्चर अंदर हो जाएगा। बहुत सारा वायरस अगर बन गया तो वो सेल क्या होगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इसमें जो भी न्यूली फॉर्म्ड वायरस है वो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद क्या होगा, ये और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उसको मारेंगे। तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो यही काम करते हैं। गंगा का जो जो गंगा रिवर होता है ना, उसमें स्टडी किया गया कि भाई गंगा के पानी में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण गंगा का पानी जो है वो खराब नहीं होता सालों साल। गंगा जो नदी है, गंगा रिवर में ऐसा क्या है कि सालों साल इसका पानी खराब नहीं होता है, ऐसा मान्यता है ना हमारा। और वो था भी, अभी तो पोल्यूशन हो गया बात अलग है, बट वो ऐसा था भी, है भी। उसका रीजन ये है कि कोई भी पानी खराब होता है मेनली बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो गंगा रिवर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिसके कारण पानी जो है वो खराब नहीं होता था। समझ आ रहा बात? तो बैक्टीरियोफेज ऐसा करते हैं। अब भाई, बैक्टीरिया इस दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर एक क्रिटिकल कंडीशन को बिल्कुल समाप्त कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है या उससे कोई उस क्रिटिकल कंडीशन से निपटने का तरीका निकाल सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने देखा है कि ये तो मेरे अंदर आ रहा है, घुस के मेरे को खत्म कर दे रहा है, तो ये जेनेटिक मटेरियल पे ये अटैक कर रहा है। लेकिन इसने देखा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो इसने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट किया। इसने क्या किया कि ये जो इसके पास क्या है, इसके पास जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड से इन्होंने क्या किया कि इसने एक एंजाइम बनाया। इसने एक एंजाइम बनाया। ये एंजाइम क्या करता था बेटा, ये एक स्पेसिफिक DNA की स्पेसिफिक जगह से DNA को काट देता था, ठीक है। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड प्लाज्मिड एक्चुअल में एक ऐसा DNA है बेटा जो बैक्टीरिया को क्रिटिकल कंडीशन से बचाने के लिए बना है, ठीक है।
इवन मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स वगैरह, जो एकदम हाई टेम्परेचर में रहते हैं, मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उबलते हुए पानी में रहते हैं। तो उबलते हुए पानी में उनको जिंदा रखने के लिए भी जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो प्लाज्मिड बना के देता है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन से बचाने के लिए है ये। ठीक है, तो प्लाज्मिड ने एक ऐसा एंजाइम बनाया जिससे कि जब भी ये वायरस अटैक करेगा, वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, वायरस के डीएनए के स्पेसिफिक जगह को काटना चालू कर देता है, ब्रेक करना चालू कर देता है। तो ये एंजाइम इस पे अटैक करेगा और डीएनए को बीच बीच से ऐसा काट देगा। ठीक है, अब अगर वायरस का जो डीएनए है या आरएनए है, ठीक है, वायरस डीएनए का भी, डीएनए वायरस भी होता है और आरएनए वायरस भी होता है, तो वायरस का जो भी जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा, तो ये क्या करेगा, उस एंजाइम की मदद से इसके जेनेटिक मटेरियल को बीच बीच से काट देगा, ऐसा काटेगा कि वो जेनेटिक मटेरियल कोई काम का नहीं रह जाए, जिससे कि बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है, जिंदा रहता है। इतना समझ आया कि नहीं? यस सर। इतना समझ आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। क्लियर सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये एंजाइम जेनेटिक मटेरियल को बीच बीच से काटता है, तो भैया डीएनए का भी, जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको भी काट सकता है। ठीक है, अच्छा ये स्पेसिफिक साइट क्या होता है, ये स्पेसिफिक साइट क्या होता है, आपको मालूम है कि डीएनए जो भी रहता है बेटा, जो भी डीएनए है उसमें बेस पेयर्स होते हैं, मालूम है कि नहीं? ए, यस सी, सी, जी, जी, सी, सी, ए, टी, सी, ऐसा होता है, मालूम है ना, अपन मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े हैं। यस ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक जगह को सेलेक्ट करता है और वहां से काटना चालू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मेनली ऐसी जगह को सेलेक्ट करता है जहां पर रिपीटेटिव सीक्वेंस है, एक रिपीटिशन मतलब एक बेस सीक्वेंस जो कि कुछ रिपीटिशन टाइप का है। ठीक है, या कोई भी एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल GGCCAA, ये एक बेस सीक्वेंस का एक पार्ट है, मतलब एक बेस सीक्वेंस का एक हिस्सा है GGCCAA। तो कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो GGCCAA को काटेंगे, मतलब GGCC, तो GG के बीच में काट दिए, ऐसा साइट जो GGCCAA है तो उसको काटेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो मान के चलो कि A और A के बीच में काटेंगे या AACC के बीच में काटेंगे। तो ऐसा बेस सीक्वेंस तो डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें भी हो सकता है, लेकिन ये एंजाइम इसको नहीं काटेगा। भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई साइंटिस्ट किसी प्रकार का पॉइजन बना रहा है तो वो और क्या बनाएगा? एंटीडोट। भाई फिल्मों में देखते हो ना आप लोग कि कोई साइंटिस्ट अगर एकदम खतरनाक बायो वेपन बना रहा है, कोई खतरनाक जहर बना रहा है, तो उसका एंटीडोट भी बनाता है, फिर वो जहर किसी को दे दिए, फिर उसके बाद बोलते हैं इसका एंटीडोट मेरे पास है ना, अगर एंटीडोट चाहिए, बचाना है पॉपुलेशन को या इसको, है ना, XYZ को बचाना है, तो आपको एंटीडोट मेरे से लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इतना पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। मालूम है कि नहीं ऐसा फिल्मों में? यस सर। क्यों भाई, भावना मालूम है ना? यस सर। हाँ, तो बैक्टीरिया भी सेम चीज करता है। ये अगर ऐसा एंजाइम बना रहा है कि डीएनए को बीच बीच से काटेगा, तो ये एंजाइम बैक्टीरिया के नॉर्मल डीएनए को भी बीच से काट सकता है। तो ये क्या करता है, उसका एंटीडोट बना के रखता है। ठीक है, उसका एंटीडोट। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, साथ में अपना जो डीएनए है इसका मिथाइलेशन भी कर देता है ना, अपना जो डीएनए है इसका मिथाइलेशन भी कर देता है, मिथाइलेशन ऑफ ओन डीएनए, अपने डीएनए का मिथाइलेशन करेगा। मिथाइलेशन से क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डाल दिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए, तो जिस जगह पर ये एंजाइम काटता है उस जगह पर अपने डीएनए के उसी जगह पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, जिससे कि ये एंजाइम उस जगह को काट ना पाए, जिससे बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है और दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को काट सकता है। तो अल्टीमेटली इस कहानी का मकसद क्या हुआ, अपने आप को इस बैक्टीरियोफेज वायरस से बचाना।
क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पर जो दो डिस्कवरीज हुई हैं, क्या क्या? प्लाज्मिड और मॉलिक्यूलर सीजर और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो मॉलिक्यूलर सीजर है, जो मॉलिक्यूलर सीजर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल को बीच से काटता है ना, तो ये एक्चुअल में बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाता है। प्लाज्मिड क्यों होता है? प्लाज्मिड जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है बैक्टीरिया का, उसको बचाना है, मुसीबत से बचाना है, या कई बार रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, तो उसके लिए बैक्टीरिया में ये रहता है ना? समझ आ रहा बात? साइंटिस्ट ने देखा यार ये तो गजब चीज है, अगर बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, फिर भी ये रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंस, अगर इस बैक्टीरिया, अगर ये जो प्लाज्मिड है इसको बाहर निकाले, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाले, और अगर इस प्लाज्मिड को किसी दूसरे बैक्टीरिया जिसमें से प्लाज्मिड निकला हुआ है, ठीक है, एक मान के चलो कि मैं इस प्लाज्मिड को यहाँ निकाल दिया हूँ, ठीक है, ये बैक्टीरिया ए है, ये बैक्टीरिया बी है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैक्टीरिया ए का प्लाज्मिड को निकाल के बैक्टीरिया बी में डाल रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है? डायग्राम क्लियर हो रहा है? यस सर। अब मुझे बताओ कि ये मिलता जुलता दोनों, मतलब सगे संबंधी या फिर जो नियरेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है उसमें ये करते हैं। तो अगर इसका प्लाज्मिड निकाल के मैं इसमें डाल दिया हूँ बैक्टीरिया बी में, तो क्या ये प्लाज्मिड काम करेगा बैक्टीरिया बी में? सेकेंड बैक्टीरिया में क्या ये काम करेगा? क्या ये रेप्लिकेट करेगा? तो हाँ, ये रेप्लिकेट करेगा, ये काम करेगा सेम वैसे ही जैसे वो पहला वाला कर रहा था, मतलब ये वाला। तो साइंटिस्ट ने देखा है यार ये तो बड़ा गजब है, मतलब हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड ट्रांसफरेबल भी होता है, ऑटो रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट भी होता है, समझ आ रहा है? और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन के लिए इसके पास जीन्स हैं। जैसे मैंने बताया हाई टेम्परेचर में रहना है तो प्लाज्मिड में होगा, बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए एंजाइम बनाना है वो प्लाज्मिड में होगा, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन है, इवन जैसे कि हमारी बॉडी में हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स किसके लिए खाते हैं? ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूं आप लोगों को कई बार। एंटीबायोटिक्स का यूज हम कौन से इंफेक्शियस एजेंट के लिए यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक्स कौन? बैक्टीरिया के लिए, मालूम है कि नहीं सबको? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम बैक्टीरिया को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, उसको मारने के लिए यूज करते हैं, ये हम देख चुके हैं ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है। तो बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक एंटीबायोटिक खाए, उसका अगर हम कुछ खाते हैं तो उसका असर नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को चेंज करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स अलग अलग जनरेशन का होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा। तो हायर एंटीबायोटिक्स में जाने का मकसद क्या होता है? हम फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हायर जनरेशन एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है, कुछ ऐसे एंजाइम बना लिया है इन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक अगर इसके पास आया तो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसको नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। तो मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए कहां से चीजें आएंगी, कौन मदद कर रहा है? फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से बचाने के लिए, सेकंड जनरेशन से बचाने के लिए, थर्ड जनरेशन से बचाने के लिए, फोर्थ जनरेशन से बचाने के लिए कौन मदद कर रहा है? तो प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के पास एक ऐसा हथियार है जो बहुत सारी डिफरेंट जो है एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, इससे कोई लेना देना नहीं, ये अपना काम करेगा। कोई चेंजेस है इसमें, चेंजेस होगा, कुछ बनाना है इससे बनेगा, ये अगर जरूरत पड़ेगा तो खुद ही रेप्लिकेट करेगा, जरूरत पड़ेगा तो ये खुद ही ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को कि प्लाज्मिड क्या चीज है, क्या करता है, और मॉलिक्यूलर सीजर क्या चीज है और ये क्या करता है? क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो, अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया है कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर बेटा ये दोनों चीजों की डिस्कवरी नहीं होती तो मान के चलो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था,
है ना, वो मैं बताऊंगा क्यों आगे। ये दोनों के कारण ही जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ। और आज हम जो डिफरेंट टाइप्स के फूड्स खा रहे हैं, इवन आप लोग जो सब्जी खाते हो, वो मैक्सिमम जो सब्जियां होती हैं वो हाइब्रिड होती है, मालूम है आप लोगों को? यस मालूम है कि सर। यस सर। नहीं? तो ये हाइब्रिड वैरायटीज जो होती हैं वो भी एकदम स्पेसिफिक होता है, मतलब जो हाइब्रिड है वो वैसे ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करके उसकी वैरायटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना है। जैसे कि सब्जी जो रहता है, जो नॉर्मल उसका वाइल्ड वैरायटी है ना, जो देसी जो उसका वैरायटी है, उसको हम हाइब्रिड में चेंज कर रहे हैं। तो इसको चेंज तो बेटा नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, दो अलग अलग जो मतलब सेम स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट को ला लिए, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किए, देन उसके बाद एक नया वैरायटी बनेगा। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? हम लोग ऐसा पढ़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पढ़े हैं हम लोग, यस सर। ठीक है, जेनेटिक्स में भी पढ़े हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? तो डिजायर्ड कैरेक्टर मिलेगा कि नहीं कंफर्म नहीं है। डिजायर्ड कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है, मे भी डिजायर कैरेक्टर मिले, लेकिन अनडिजायर कैरेक्टर भी आ जाते हैं उसमें, क्योंकि भाई जीन है, मदर से आया एक, मतलब एक मेल प्लांट से एक फीमेल प्लांट से, दोनों आया, मे भी इधर से डिजायर कैरेक्टर आ रहा है, साथ में इधर से अनडिजायर कैरेक्टर आ रहा है, तो डिजायर कैरेक्टर के साथ में अनडिजायर कैरेक्टर भी मिल जाता है। तो ये इसका एक मतलब माइनस पॉइंट है, ये बोल सकते हो कि अनडिजायर कैरेक्टर भी हमको ऑब्टेन हो रहा है। मे भी उस अनडिजायर कैरेक्टर के कारण जो भी हाइब्रिड सब्जी जो बन रहा है वो उतना अच्छा ना हो, मे भी अच्छा हो, मे भी अच्छा ना हो। इसीलिए आजकल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेसिफिक जीन है जो हमको उस सब्जी में चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज जीन, जिसका फीचर हमको एक स्पेसिफिक कोई भी एक एक्स वाई जेड सब्जी में चाहिए, तो हम उस जीन को उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, और फिर वही डिजायर कैरेक्टर हमको मिलेगा। तो ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो ये सारी चीजें तो आपने समझ गई कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये कर कैसे रहे हैं, ठीक है, और ये हो कैसे रहा है, इसको देखेंगे अभी। ये सब मैं हटा रहा हूं, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मेन, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप समझोगे जिससे, है ना। हटा दूं? हटा दूं ना? ये सब समझ में कोई डाउट है तो पूछो फिर आगे, क्योंकि यही सारी चीजों का एप्लीकेशन आएगा। ये समझ गए कि ये क्या हो यस रहा है सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आगे देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं। चलो, अगर एक लाइन में आप लोगों को मैं बोलूं कि भाई बताओ कि जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो रहा है, एकदम शॉर्ट। आप लोगों के स्कूल में हो गया है क्या ये? सर जीनोटाइप बदलना। जीनोटाइप बदलना। और कोई किसी के स्कूल में हुआ है कि नहीं? नो सर। नो सर। चलिए, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो रहता है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है ना, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब फैक्चुअल डेटा है ना। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है। अब देखो बेटा, एक छोटा सा कहानी है कि जैसे आपको मालूम होगा कि डायबिटीज ये बीमारी जब लोगों को पता चला कि भाई इंसुलिन की कमी के कारण, तो क्या किया गया इसके लिए, किसी को मालूम है ये कहानी? बोलो, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। नो सर। नहीं। इंसुलिन की खोज कैसे हुई, किसी को मालूम है उसकी कहानी? नहीं।
देखो, कुछ साल पहले क्या हुआ, एक बीमारी होती थी डायबिटीज, जिसके कारण कई लोग मर जाते थे। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि भाई ये बीमारी का कारण क्या है ना, और इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। शुरू में कोई भी चीज लोगों को नहीं समझ आती, धीरे से बाद में समझ आती है ना। तो जब एक डॉक्टर को मालूम चला कि इंसुलिन के कमी के कारण शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोग मर भी रहे हैं। एक ऐसा भी मैंने पढ़ा है आर्टिकल कि एक साइंटिस्ट ने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हॉस्पिटल में ऐसे बेड पे लेटे हुए डायबिटिक, जिसको हाई शुगर लेवल था, ढेरों पेशेंट, दर्जनों पेशेंट जो थे, उनको बारी बारी से जाके इंजेक्शन लगाए इंसुलिन का, ठीक है। और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जब वो जो डॉक्टर थे, वो जब पहले नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन लगा के जब 10वें नंबर तक पहुंचते हैं, तो पहले नंबर वाला लेटे हुए से सीधा खड़ा हो। समझ रहे हो? ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मतलब हॉस्पिटल में वो जब तक वो 10वें नंबर तक पहुंचे, तब तक पहले वाला बिल्कुल एकदम अच्छा फील करने लगा और उठ के बैठ गए, जो कई दिनों से लेटा हुआ था उस बीमारी के कारण, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डिस्कवरी था। अब देखो ये कैसे पता चला, ये कैसे हुआ, जब मालूम चला कि भाई ये इंसुलिन की कमी के कारण हो रहा है, तो फिर क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने उस डॉग के पेनक्रियास से, है ना, डॉग के पेनक्रियास में भी इंसुलिन बनता है, उस डॉग के पेनक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया और उस इंसुलिन को ट्राई किया गया एक डायबिटिक पेशेंट में, और वो इंसुलिन काम किया। ये मैं हार्मोन में भी बताता हूँ, जब हार्मोन बताता हूँ ना, तो हार्मोन के समय भी बताता है कि हार्मोन जो होते हैं वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं, नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। जो 11th में पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा। नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हार्मोन, अगर कुत्ते बिल्ली का भी हार्मोन को निकाल के इंसानों में डाला जाए तो भी वो हार्मोन काम करेगा। उनका ब्लड निकाल के डालोगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन उनका हार्मोन को निकाल के डालोगे दूसरे स्पीशीज में, है ना, स्पीशीज ही अलग हो, तो भी हार्मोन काम करता है, क्योंकि वो नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। उन्होंने देखा यार ये हार्मोन जो रहता है ये पेनक्रियास से बनता है और इसको निकालने से ये काम करेगा। तो कुल मिलाकर के इंसुलिन को ही हमको इंसानों में डालना है, जिससे कि वो डायबिटीज को क्योर कर सके, उसका इलाज कर सके, ठीक है। तो अगर मुझे 1000 पेशेंट का इलाज करना है, इंसुलिन का इंजेक्शन देना है, तो मुझे कई सौ कई हजार जानवर पालने पड़ेंगे, मे बी पिग। तो मान के चलो कि भाई एक बड़ा सा फार्म हाउस लें कई सौ एकड़ का, उसमें बहुत सारे पिग वगैरह, घोड़े वोड़े अपन पाले, बड़े जानवर, गाय वाय, जिससे कि हम ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन को रिमूव कर सकें, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा फार्म हाउस लेंगे, ढेर सारा जानवर लेंगे, हर जानवर के ब्लड से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसके बाद इस इंसुलिन के इंजेक्शन को हम इंसानों में लगा के डायबिटीज को क्योर। हो सकता है ऐसा, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। समझ रहे बात को? यस सर। एक चलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो, तो मैंने ये बोला कि क्या ऐसा कर सकते हैं इंसुलिन बनाने के लिए? बोलो। ढेर सारा जानवर के ब्लड से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें, उनके पेनक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें, इंजेक्शन लगाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बेटा, आप अगर सर्च मारोगे तो दुनिया में 1/4 या 1/5 लोग जो है वो डायबिटीज से, खासतौर पे इंडिया में कई करोड़ लोगों को डायबिटीज। तो इतने करोड़ लोगों को अगर इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इतने लाखों करोड़ लोगों के लिए इतने सारा इंसुलिन कैसे देंगे? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है।
शुरुआत जरूर हुई थी डॉग के पेनक्रियास से निकालें, लेकिन हर शुरुआत हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्या हम कि हम मैनी एकर्स है ना फार्म को, मैनी एकर्स फार्म को हम कुछ ऐसे तरीके से 1000 स्क्वायर फीट के फैक्ट्री में इसको कन्वर्ट कर सके। हमको कुछ ऐसा तरीका अपनाना है जो कई सौ एकड़, हजारों एकड़ में जितना इंसुलिन बन रहा था उससे 1000 टाइम इंसुलिन हम सिर्फ एक छोटा सा, आपका जो घर होगा भाई, एक नॉर्मल सा घर जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का, 800 1000 स्क्वायर, तो उतने छोटे जगह में हम 1000 टाइम इंसुलिन को बना सकें, वो भी कई हजारों लोगों के। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि नहीं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, तो भाई अब मुझे बताओ कि अगर किसी ह्यूमन का कोई डीएनए अगर हम निकालेंगे, है ना, किसी ह्यूमन का हम डीएनए को हम निकालेंगे, है ना, तो क्या किसी एक डीएनए में ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा? ये हम जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो इतना तो आपको आइडिया होगा, है ना। आपको मालूम होगा कि बॉडी में कुछ भी होता है, इवन हमारे स्किन का कलर, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? जीन्स। कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, एंजाइम बनाना है, प्रोटीन बनाना है, फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है, वो सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जीन, ठीक है। तो इंसुलिन भी क्या है, एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, तो उसको भी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, बोलो? जीन, है ना। तो मान के चलते हैं कि ये डीएनए का एक पार्ट, ये क्या है, डीएनए का एक पार्ट, इट इज जीन फॉर इंसुलिन। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? तो अब मुझे बताओ कि इंसुलिन बनेगा कैसे, किसी भी डीएनए से इंसुलिन कैसे बनेगा, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, एक डीएनए इंसुलिन को कैसे बनाएगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाएगा, बताओ भाई। अदिति, अरे कोई भी डीएनए है या जीन है, उससे इंसुलिन जो है हार्मोन, वो कैसे बनेगा अगर बनेगा? सर पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन। भैया पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, है? पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा? एमआरएनए। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, अमीनो एसिड की चेन, क्योंकि मैंने अभी बताया इंसुलिन इज प्रोटीनस अमीनो एसिड की चेन, तो ये बन गया इंसुलिन, है? समझ आ गया बात? ठीक, चलो अब बात आते हैं कि भाई बैक्टीरिया में कोई एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के पास दो चीजें हैं, एक तो नॉर्मल डीएनए और एक सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जो होता है वो कितने देर में होता है, आपको मालूम है? बोलो, मल्टीप्लाई कितने देर में होगा? अभी तो बात किए थे, एक नॉर्मल बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कितने देर में होगा? 20 मिनट। 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट में कुछ घंटे बाद ये बैक्टीरिया लाखों की क्वांटिटी में हो सकती है, मानते हो इस चीज को? डबल हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है ना। तो ये तो 20 मिनट भले अभी है, लेकिन अगर मैं 10 घंटे की बात करूं तो ये लाखों करोड़ों में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग हो रहा है, डबल होते जा रहा है हमेशा। तो हम क्या करें कि इस जीन को हमको अब यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन बना सके। अब इसको ध्यान से समझना, तो कोई भी जीन इंसुलिन क्यों बनाएगा, मतलब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, ये सारा चीज हम जीन एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब जरूरत होगी, जब उसको सिग्नल मिलेगा। तो भाई इंसुलिन का जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा बॉडी में, बताओ?
बोलो, अरे जल्दी बताओ भाई। इंसुलिन का जीन हमारे बॉडी में, पैनक्रियास में जो इंसुलिन के जीन है, वो पैनक्रियास में इंसुलिन कब बनाएंगे? सर जब जरूरत होगा। कब जरूरत होगी? वो जरूरत क्या है? जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। बेटा हमारी बॉडी में इंसुलिन कब बनता है? आप लोग पिछले क्लास का याद नहीं है आप लोगों को? पिछले साल का 11th में इंसुलिन कब हमारे बॉडी में तेजी से निकलना चालू होता है? जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जैसे आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाएगा, तो ये हाई ग्लूकोज लेवल जो होता है वो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए, जिससे कि इंसुलिन रिलीज होना चालू होगा ब्लड में, और ये हार्मोन हमारे ब्लड में आएगा। और फिर इंसुलिन क्या करेगा, जो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो गया उसको धीरे धीरे कम करेगा और नॉर्मल ब्लड के ग्लूकोज के लेवल में लाके छोड़ देगा। इतना समझ आ गया कि नहीं? बोलो, समझ आ रहा है भाई? यस सर। यस है ना? सर। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज क्या देखा कि इंसुलिन का जीन कब एक्टिवेट होगा? जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो। क्लियर है? ये बात को ध्यान रखना। चलो अब आगे आते हैं। तो अब हम क्या करें कि हम इतने सारे जानवरों का इस्तेमाल करने के बदले हम क्या करेंगे कि क्यों ना हम इस जीन को निकाल के बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड में डाल दें और अब हम इस बैक्टीरिया के द्वारा इंसुलिन बनाएं। ठीक है? तो ये कैसे होगा? तो भाई हमको मालूम है कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम हैं। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि इस बैक्टीरिया के डीएनए को काट सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एंजाइम लाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और मोलिकुलर सीजर। तो हम कहीं दूसरे बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया के डीएनए को काटने वाला एंजाइम को आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे। मतलब मान के चलो कि हमारे पास एक ऐसा कैंची है, सीजर है, जिससे हम इस बैक्टीरिया को यहाँ से काट सकते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि ये भी एक डीएनए है। और मॉलिक्यूलर सीजर और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मैं यहाँ पर जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखूंगा तो RE एंजाइम लिखूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो एंजाइम है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को स्पेसिफिक जगह से काट देगा। ठीक है? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को स्पेसिफिक जगह से काट दिया। क्लियर है? ये हम देख चुके हैं कि ये एंजाइम क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्पेसिफिक जगह से काटता है। क्लियर है? ठीक है? यस सर। अब इसने इसको स्पेसिफिक जगह से कट कर दिया, कट करके ये स्पेसिफिक जो डीएनए का सेगमेंट है उसको हम अलग कर दिए। सेम एंजाइम का इस्तेमाल हम इंसुलिन के जीन को अलग करने के लिए भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिक जगह यहाँ होगा वही स्पेसिफिक जगह यहाँ होना चाहिए, तभी तो एक कॉमन क्या बनेगा बेटा, हैंगिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिससे एक दूसरे को जोड़ सके। मतलब कि भाई जैसे आप लोग कभी कपड़ा काटने वाले जो होते हैं, दर्जी होते हैं, या आप लोगों ने कभी कोई मॉडल बनाया होगा, तो आप लोगों को जैसे कुछ कागज वगज काटते हो तो एक ऐसा काटोगे, है ना, और एक दूसरा ऐसा कटेगा, फिर इसको फिट कर देते हो ऐसा। ये मालूम है ना? जैसे टाइल्स वाइल्स भी काटते हैं लोग, तो देखे होगे बेटा, एक जगह को नापेंगे उसमें काटेंगे, तो स्पेसिफिक जगह से ही काटा जाता है। जैसे आप कागज वागज को जोड़ते हो या कुछ मॉडल बनाते हो, टाइल्स को देखे होगे, तो वैसे ही ये एंजाइम क्या करता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल को देखेगा उसके स्पेसिफिक जगह से काटेगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? कैसे काटता है, अभी बस इसको सुन लो। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसके स्पेसिफिक डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काटेगा और सेम जगह, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यहाँ भी काटेगा, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बेस बन सके। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम हो। क्लियर है? तो ये एंजाइम का इस्तेमाल, सेम एक ही टाइप का एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे दोनों को काटने के लिए। तो हम लोगों ने काट दिया। ठीक है? तो अब हम लोगों ने इंसुलिन के जीन को काटा और इसके जीन को हम लोगों ने निकाल लिया। ये इंसुलिन का जीन को हम लोगों ने निकाल लिया, जीन ऑफ इंसुलिन। ध्यान से देखते जाएंगे, जीन ऑफ इंसुलिन। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस जीन ऑफ इंसुलिन को इसके साथ में
ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अल्टीमेटली जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा कि ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए है और ये जीन ऑफ इंसुलिन। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं ताकि इसको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमको क्या मिला, जीन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। चलो तो फिर से देखते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ह्यूमन डीएनए में इंसुलिन की जीन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और फिर एक बैक्टीरिया लिया जिसमें हमको अपने जीन को डालना है, क्यों डालते हैं उसको बाद में देखेंगे। ये प्लाज्मिड को निकाले, इसको काटे एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे, सेम एंजाइम से हम इस जीन को भी काट के अलग किए और फिर इस जीन ऑफ इंसुलिन को इसके साथ जोड़ दिए लाइगेस एंजाइम के द्वारा। दैट इज लाइगेस, मालूम है ना क्या बोलते हैं लाइगेस को, क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स में पढ़े हो जी, लाइगेस एंजाइम को और क्या बोलते हैं, उसका सिनोनिम क्या है? जेनेटिक गम, जेनेटिक गम, दो डीएनए के सेगमेंट को या जेनेटिक मटेरियल को जोड़ने वाला जो होता है लाइगेस एंजाइम, ठीक है। तो लाइगेस एंजाइम की मदद से हम इन दोनों को जोड़ दिए, तो जीन ऑफ इंसुलिन और ये क्या है, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। अब ये क्यों कर रहे हैं, अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, एक ऐसे बैक्टीरिया में डालेंगे, एक ऐसे बैक्टीरिया में डालेंगे जिसका प्लाज्मिड को हम निकाल दिए हैं और अब इस प्लाज्मिड को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, इस प्लाज्मिड को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, इस प्लाज्मिड में क्या है बोलो, जीन ऑफ इंसुलिन। जीन ऑफ इंसुलिन, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इस बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडियम में डालेंगे, इस बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडियम में डालेंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडियम में मान के चलो कि हम इसको ग्लूकोज कल्चर में डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के कल्चर मीडियम में डाल रहे हैं जिसमें ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को हम एक कंटेनर में डालेंगे जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, और उसमें क्या है भैया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। चलो तो फिर से देखते हैं, ये हम लोगों ने जीन ऑफ इंसुलिन को इसके साथ जोड़ दिया, कैसे जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं वो नेक्स्ट में आएगा। प्लाज्मिड है, ये बन गया एक हमारा, इस प्लाज्मिड को हम दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिए, जिसका प्लाज्मिड को हम निकाल दिए और बाहर से प्लाज्मिड डाला। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया बन गया है जिसमें हमारा इंसुलिन का जीन है, ये दिख रहा है आप लोगों को ब्लैक कलर, इसको हम कल्चर मीडियम में डालते हैं। तो अब मुझे बताओ कल्चर मीडियम में डालने के बाद क्या होगा, तो भाई नीलम क्या होगा बेटा, नीलम कल्चर मीडियम में डालने से क्या होगा? क्या हो गया भाई विवेक? मल्टीप्लाई क्यों? उसको कल्चर मीडियम का मतलब होता है उसको हम खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं तो क्या होगा, अच्छा अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हो आप बैक्टीरिया को तो वो कंटिन्यूस ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 से 2, 2 से 4, कुछ घंटे में बैक्टीरिया बहुत सारा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से। यस सर। क्लियर है चलो सर। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने इसमें कौन सा कल्चर मीडियम डाला है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ये जो बैक्टीरिया है इसमें क्या है? फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन, एलियन जीन, एलियन पीस ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए का जो पीस है ये किस चीज के लिए है? इंसुलिन। इंसुलिन। तो ये इंसुलिन का जीन कब एक्टिवेट होता है? जब अभी ग्लूकोज का हम लेवल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या डाले हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज मीडियम डाले हैं, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट मीडियम डाले हैं, समझ आ रहा बात? तो अब मुझे बताओ कि इस बैक्टीरिया में जो जीन है ये क्या करेगा?
बैक्टीरिया में जो इंसुलिन का जीन है ये क्या करेगा, अगर इसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मीडियम मिल रहा है तो ये और क्या करेगा, ये जीन अब क्या होगा इस जीन, बोलो जल्दी बताओ। लेवल को सर कम करेगा। इंसुलिन प्रोड्यूस कर ये ग्लूकोज का लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन बनाएगा। इसको ये नहीं मालूम कि ये कहाँ है, इसको ये मालूम है कि इसको क्या करना है। इसको ये मतलब नहीं है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इसको ये मालूम है कि इसको कब क्या करना है। तो इंसुलिन के जीन को कब क्या करना है, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हाई ग्लूकोज लेवल इसको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और फिर ये इंसुलिन का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इस ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन बनाएगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से ये इंसुलिन का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, इंसुलिन। तो ये जो कल्चर मीडियम है, ये जो टैंक है, ये जो बड़ा सा टैंक है, ये जो बड़ा सा टैंक है, इस टैंक में और क्या बनेगा, इस टैंक में और क्या बनेगा, बोलो, इंसुलिन। समझ आया कि नहीं, यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कल्चर मीडियम से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि हमारे लिए आसान है। समझ आ रहा बात, हम यहाँ से इंसुलिन को निकाल लेंगे और बेटा एक छोटा सा मतलब 1000 लीटर की टंकी से, 1000 लीटर का जो टंकी होता है, जैसे आपके घर में 500 लीटर की टंकी होती है छोटी वाली, बड़ी वाली 1000 लीटर की टंकी, 1000 लीटर की टंकी में हम कई इंसुलिन बना सकते हैं सिर्फ बैक्टीरिया के कल्चर के थ्रू। उसको एक सप्लीमेंट मीडियम देते हैं और ठीक है, पीएच टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बैक्टीरिया के द्वारा आर्टिफिशियली बाहर बना रहे हैं, कहाँ, लैब में या फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो चलो, तो हम क्या करने बेटा, हम हजारों एकड़ के फार्म में जो हजारों जानवर से हम इंसुलिन निकालते थे, इतना टफ प्रोसेस है, उसको एकदम सिंपल कर दिए हैं। क्या, 1000 स्क्वायर फीट के एक कमरे में 1000 लीटर के टंकी में कई इंसुलिन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कई इंजेक्शन प्रोड्यूस करेंगे उससे। समझ आ रहा है, और बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब हम इस जीन को इस बैक्टीरिया में डाल पाए। इस बैक्टीरिया में हम कैसे डालेंगे, जब वो जीन जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ पाएगा। तो ये जो जीन ऑफ इंसुलिन है वो इस जेनेटिक मटेरियल के साथ कैसे जुड़ेगा, कौन से जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ सकता है, तो प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड के साथ कैसे जुड़ेगा, आप खुद ही सोचो कि हमारे पास कोई भी ऐसा कैंची या इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम बैक्टीरिया को काट सके। हमारे पास कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है बेटा जिससे हम डीएनए के छोटे से पार्ट को काट सकें। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये खुद ही माइक्रोस्कोपिक होता है, डीएनए खुद ही माइक्रोस्कोपिक होता है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा बात, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसको काट के अलग कर पाए। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो डिस्कवरी थी वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक वरदान है। समझ आ रहा है, और इसीलिए इस डिस्कवरी के जो साइंटिस्ट हैं, आर्बर नाथन एंड स्मिथ, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिला। और मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नहीं देता तो मैं दे देता बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस। खुद ही सोचो कि बैक्टीरिया जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो एंजाइम बनाया था, इंसान ने दिमाग लगा के उसको एक ऐसा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल चीजों में लगाया, टेक्निक में लगाया, जिससे कि आज आप जो दवाई खा रहे हो, मैक्सिमम टाइप की जो दवाई होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी बनते हैं। मैक्सिमम वैक्सीन जो बनते हैं आजकल, एडवांस वैक्सीन, ठीक है, जो ये सब बन रहा है ना अभी, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बन रहा है। और एक डिस्कवरी के कारण मेनली ये, और ये तो मालूम ही है, बहुत साल से मालूम था प्लाज्मिड के बारे में। ये नहीं होता तो हम इसको काट नहीं पाते, काट नहीं पाते तो इसमें पेस्ट नहीं कर पाते, पेस्ट नहीं कर पाते तो बैक्टीरिया में डाल नहीं पाते, और बैक्टीरिया में नहीं डाल पाते तो इसका कल्चर नहीं कर पाते, कल्चर नहीं कर पाते तो इस इंसुलिन को हम एक्सप्रेस नहीं करवा पाते, जिससे कि हम आज भी डायबिटीज से जूझते रहते हैं। समझ आ रहा बात, ये कहानी समझ आ रहा है कि नहीं, यस सर। क्लियर हो रहा है। तो ये जो डीएनए अब बना,
ये जो डीएनए बना, क्या ये प्योर डीएनए है? ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्या ये प्योर है? नहीं है। ये क्या है? इसमें फॉरेन डीएनए है, बाहर का, ये इसका पार्ट नहीं है, फॉरेन डीएनए। तो इस टाइप का जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको बोलते हैं आर डीएनए। समझ आया बात? क्लियर हो रहा है? आर डीएनए है ना। और ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट। क्लियर हो रहा है? तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो कटिंग एंड पेस्टिंग। कटिंग एंड पेस्टिंग दिख रहा है आप लोगों को? क्या हो रहा है? हम काट रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। काट रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, हमारा डिजायर्ड है ना ये। अगर मैं इंसुलिन के जीन को काट के इसमें मिला रहा हूँ तो ये इंसुलिन ही बनाएगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। उसको हम ऐसा मीडियम दे रहे हैं कि वो इंसुलिन बनाए। ठीक है, और इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहां से, और भी कुछ चीज बनेगा जो इसका होगा, लेकिन हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि पीस ऑफ डीएनए को काटो, दूसरे में मिलाओ, और फिर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दो, और अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा। जो हम जीन डालेंगे वही जीन का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। समझ आ रहा? इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को और क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है? कुल मिलाकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा रहा है, आरडीएनए बनाया जा रहा है, जिससे कि हम कोई भी मनचाहा प्रोडक्ट को बना सकते। समझ आया बेटा? क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक्चुअल में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक। बस खत्म। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने दो चीजें देखी भैया, क्या क्या? कि एक तो प्लाज्मिड देखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा। ये दो डिस्कवरी के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। ये दो डिस्कवरी से हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जितने एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होता है, आपको मालूम है सबसे पहले पेनिसिलिन जो है वो खोज कैसे हुई? ये आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा है ना, कि नहीं पढ़ा है? अरे भाई, एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा, वो माइक्रोब्स में आएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो एंटीबायोटिक इज अ चांस डिस्कवरी। अचानक से खोज आ गया, मतलब कोई खोज नहीं रहा था एंटीबायोटिक को, कोई डिस्कवर नहीं करना चाह रहा था। समझ आ रहा बात? अचानक से डिस्कवर हुआ, अचानक से मिल गया। अरे ये ऐसा है क्या? तो एंटीबायोटिक जो पहला मिला, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। आपको मालूम है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता है? कोई भी बोलो भाई, नहीं पता है तो नहीं पता बोलो। कौन सा? सर पेनिसिलियम नोटेटम। क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म कौन सा है वो? फंगाई है बेटा वो। ठीक है, एक फंगाई है। समझ आया? फंगाई जो होता है ना, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगाई। ये फंगाई जो रहता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए ये केमिकल रिलीज करता है अपने सराउंडिंग मीडिया, ताकि फंगाई जहां पर ग्रो करे वहां बैक्टीरिया का ग्रो ना हो सके, और फंगाई आराम से अपना जीवन यापन कर सके, खा पी सके और मल्टीप्लाई कर सके। इसीलिए वो अपने आसपास बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देने के लिए वो केमिकल बनाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा यार ये तो गजब की चीज है बैक्टीरिया को रोकने के लिए, वहां से इसकी डिस्कवरी। हम आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में। समझ आ रहा है? वहां से इसकी डिस्कवरी हुई। अच्छा, अभी आपको मालूम है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स वो कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाए जाते हैं? अरे अंदाजा लगा कोई भी। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स किसको रोकने के लिए होता है पता है आपको? बैक्टीरिया को। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स बनाता कौन था? फंगाई। क्यों बनाता था? बैक्टीरिया को रोकने के लिए। समझ आ रहा बात? लेकिन अब
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, फंगाई का वो स्पेसिफिक जीन जो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनाता है, उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनाने वाले जीन को फंगाई के डीएनए से निकालते हैं, प्लाज्मिड में डालते हैं, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया में डालेंगे, उसका कल्चर करेंगे और फिर एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो आप सोचो, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया से ही बनवा रहे हैं, इतना खतरनाक काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक भी हम बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? जेनेटिक। समझ आ रहा बात? ठीक है, आगे और भी आएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा।